दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कृषि दर्शन का लाइव फोन इन कार्यक्रम। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं उन्नत खेती में पोषक तत्वों का महत्व क्या है, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी फसलों में जाने चाहिए ताकि हम अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन ले सके। आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसान साथियों, आपके मन में प्रश्न है इस विषय के संबंध में तो आप 2800-177 और 2800-178 पर संपर्क करके आज इस कार्यक्रम में बातचीत कर सकते हैं पोषक तत्वों के बारे में। आज इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच बैठे हैं श्री सुधीर मान जी। ये इफ्को हिमाचल प्रदेश के राज्य विपणन प्रबंधक है। मान जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि फसलों में पोषक तत्व का महत्व क्या है। सबसे पहले तो शुक्ला जी नमस्कार, और अपने सभी जितने भी किसान भाई जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा नमस्कार। दरअसल जब हम उन्नत खेती की बात करते हैं या हमेशा आजकल बात चल रही है कृषि उत्पादन बढ़ाने की, किसानों की आय दुगना करने की, इन सब के लिए हमें पोषक तत्वों के बारे में जानकारी हमारे किसान भाइयों को होना बहुत आवश्यक है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये पोषक तत्व एक तरह से खुराक है हमारी फसलों की। यदि हम उनको पूरी खुराक नहीं देंगे तो ना तो पौधा अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से चला पाएगा, न ही वो किसान भाई को आर्थिक रूप से उपज दे पाएगा। तो ये सबसे बड़ा महत्व है पोषक तत्वों का। दर्शकों, जैसे मानव जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता रहती है, वैसे ही फसलों से गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है, जो उनकी आवश्यकता है, जो हमको पूरी करनी पड़ती है। मान साहब, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता हमारे फसलों को बहुत रहती है? बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिकों ने बहुत सालों की खोज रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकाल रखा है कि हमारी हर फसल को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें हमारे बहुत सारे तत्व ऐसे हैं कि हमारे किसान भाइयों ने सुने भी हैं और काम में लेते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो हमारे किसान भाई अभी भी काम में नहीं लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। पूरे पौधे का 90 से 95% भाग जो है वो इन 3 तत्वों से बनता है। लेकिन प्रकृति की बड़ी दया और मेहरबानी है कि ये सारे तत्व, तीनों तत्व जो मैंने बोले, ये प्रकृति से ही मिल जाते हैं। तो आप देखें कि 95% भाग तो पौधे का हमारे किसान भाई को देना नहीं होता, उसको धूप से, वायु से, जल से, जमीन से मिल जाते हैं। इसके अलावा जो 13 तत्व और बचते हैं, उनमें 3 जो तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनको हम बोलते हैं प्रमुख पोषक तत्व, और यही सबसे ज़्यादा मात्रा में किसान भाई को देना होता है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि हमारे किसान भाई कौन सा पोषक तत्व किस खाद से देते हैं। इसके अलावा एक द्वितीय पोषक तत्व और कहलाते हैं, उनकी मात्रा जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश से कम मात्रा में आवश्यकता होती है। वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनके अलावा कुछ तत्व हैं जिनको हम सूक्ष्म तत्व बोलते हैं। सूक्ष्म तत्व का मतलब ये नहीं कि उनका आकार सूक्ष्म है, वो इसलिए कि वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। उसमें हमारा जिंक भी आता है, आयरन आता है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, बोरोन है, क्लोरीन है। आजकल वैज्ञानिक बताने लगे कि एक 17 तत्व निकल भी आवश्यकता कई जगह महसूस होने लगी, लेकिन अभी हम अपने आप को 16 पे ही रखते हैं। तो ये सारे तत्व जो हैं, ये पोषक तत्व पौधों को आवश्यक होते हैं। डीडी हिमाचल से दर्शकों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन का लाइव फोन इन कार्यक्रम। आज हम चर्चा कर रहे हैं उन्नत खेती में पोषक तत्वों का महत्व। सुधीर मान जी हमारे बीच है, राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को हिमाचल प्रदेश, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से वो पोषक तत्व है जिनकी ज़रूरत हमारी फसलों को रहती है। आप भी यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं 2800-177 और 2800-178 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने बताया कि 16 तत्वों की आवश्यकता हमारी फसलों को रहती है। हमारे किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि मेरी फसल में इस तत्व की कमी है या ये तत्व मेरी फसल को मिलना जरूरी है? बिल्कुल, ये मूल सवाल है। मैं तो कहता हूं कि ये तो आपने किसानों की तरफ से पूछा, हर किसान को ही सबसे पहले अंदर ये सवाल आना चाहिए कि मैं जो फसल उगा रहा हूं, बेसिकली मुझे उसको खुराक देनी कितनी है, इसी के अंदर वो छुपा हुआ है। देखिए क्या होता है, ये इसी तरह से है कि जैसे हम बाजार जाते हैं तो हम कोई सामान लाना है, हमें मान लो 500 रुपये का, 1000 रुपये का, तो हम क्या करते हैं शुक्ला जी, सबसे पहले अपनी जेब देखते हैं कि भाई 500 रुपये तो हमारे पास हैं, 500 रुपये हमें घर से और लेने हैं। यही हर फसलों के लिए होता है।
हमारी जो मिट्टी है उसमें कुछ खुराक, कुछ पोषक तत्व तो हमेशा मौजूद रहते हैं, और जो अंतर होता है उस फसल की खुराक के आधार पर वो अंतर हमें देना होता है। अब आपका सवाल ये आएगा, वही किसान को कैसे पता चलेगा? इसका सबसे आसान तरीका है, हम हमेशा किसान भाइयों से आग्रह भी करते हैं कि वो अपनी जो भी फसल उगाना चाह रहे हैं, फसल के सीजन से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी की जांच दो तरह से होती है, एक में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्रमुख तत्वों की वो बताई जाती है, साथ में उसमें EC, pH वगैरह की जानकारी भी देते हैं, और दूसरी जांच होती है अपने सूक्ष्म पोषक तत्वों की। तो जब हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच करवाएं, उसमें वो लिख सकते हैं कि मुझे इस फसल के लिए सिफारिश चाहिए या मेरी मिट्टी का स्टेटस चाहिए। तो जो लैब है जो आपकी जांच के आधार पर सिफारिश करते हैं, वो उसमें लिख देते हैं कि अभी, जैसा मैंने कहा कि अभी आपकी जेब में 500 रुपये हैं, अब आपको 1000 रुपये चीज़ के लिए 500 और चाहिए, तो वो लिख देते हैं कि एक सामान्य तौर पर मानते हैं कि भाई हमारे पैडी की फसल है, उसमें 90 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन चाहिए, तो वो लिख देंगे कि आपके खेत में 40 किलो तो मौजूद है या 20 किलो मौजूद है, तो 70 किलो आपको और देनी है। ये सबसे सही तरीका तो एक ये होता है। और दूसरा तरीका ये है कि हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन लोगों ने अपने प्रदेश के हर एरिया के लिए सामान्य सिफारिशें भी दे रखी हैं अपने अनुभव, और जो मिट्टी के नमूनों की जांच होती है उनके आधार पर एक ऑन एन एवरेज, तो वो हमारे कृषि विभाग की विश्वविद्यालय की सिफारिश के अनुसार भी उसको काम में ले सकते हैं। कई बार हमारे किसान एवं बागवानों के मन में प्रश्न उठता है कि वो परीक्षण तो करवाना चाहते हैं, मिट्टी की जांच भी करवाना चाहते हैं, कहाँ उपलब्धता सुनिश्चित करें? क्या मिट्टी की जांच वो अपने गांव, घर, पड़ोस में करवा सकते हैं, या इसके लिए उनको विशेष घर से दूर निकलना पड़े? देखिए, इस मामले में हमारी जो सरकार है उनकी तरफ से सभी किसानों के लिए ये व्यवस्था रहती है। लैब तो हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन कृषि विभाग के जो हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स, AAO वगैरह जो स्टाफ हैं, वो अपने सैंपल उनको तक पहुंचा देंगे, तो वो हमारी जो सरकारी लेबोरेटरीज हैं उनसे वो जांच करवा के उनको परिणाम मिल जाएंगे। दूसरा यह है कि इफ़को ने भी अपनी जांच, पहले तो हमारी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब भी थी, अभी हम चंडीगढ़ में हमारी सूक्ष्म पोषक तत्वों की लैब है, इसके अलावा कलोल, फूलपुर, आंवला जो हमारे जहाँ पर संयंत्र हैं, वहाँ पर भी हम निःशुल्क जांच करवा के देते हैं। यदि हमारे तक किसान सैंपल ले आता है तो हम बिना पैसा लिए उनकी जांच करवा के उनको दे देते हैं। दर्शकों, सुधीर मान का कहना है कि हमको अपनी मृदा का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। मिट्टी जांच से ही हमको आभास होगा कि किन पोषक तत्वों की कमी हमारे खेत में है और किस फसल के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो मृदा परीक्षण करवाना अति अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार इसके लिए विशेष आयाम स्थापित कर चुकी है। आपको मात्र अपने मिट्टी के नमूने को प्रयोगशाला तक पहुंचाना है और पूरी जानकारी आप तक उससे मुहैया हो जाएगी। मान साहब, हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं कि जो पोषक तत्व है उनको खेत में डालने का सही वक्त क्या है, सही समय क्या है, फसल के दौरान कौन सा वो समय है जब उनको पोषक तत्व अपने खेतों में डालने चाहिए? इसको दो तरह से हम ले सकते हैं, जैसे पोषक तत्वों के आधार पर भी, और ये पोषक तत्व कौन सी खाद से मिलते हैं उसके आधार पर भी। तो मैं साथ ही साथ बोलते हैं, जैसे मैंने नाम लिया था नाइट्रोजन का, मोस्टली हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो यूरिया के द्वारा दिया जाता है। हालांकि जो फास्फोरस वाला तत्व अपना खाद है, DAP, डाइमोनियम फास्फेट, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। और इसी तरह NPK 12-32-16 जिसका हमारे प्रदेश में बहुत चलन है, वो नाम से आपको पता चल रहा होगा, 12-32-16 का मतलब 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटाश होता है। नाइट्रोजन के लिए तो आजकल अभी चलो अभी इस बारे में अभी और बात करेंगे। नैनो यूरिया का भी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, नैनो यूरिया भी आ गई है, वो क्यों हमारे किसान भाइयों के लिए ज़रूरी वो भी बताएंगे। इसी तरह ये मैंने तीनों खाद बताए। कैल्शियम डालना है तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम के लिए भी मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, ये तत्व अलग अलग इनसे मिलते हैं। यदि हम मेजर उनकी बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश में बुआई के समय पर फास्फोरस और पोटाश की संपूर्ण मात्रा जो है वो किसान भाई को देनी होती है। अर्थात DAP या NPK 12-32-16 जो हमारा किसान भाई काम में ले रहा है उसको वो पूरी मात्रा बुआई के समय ही काम में लेनी है। बात नाइट्रोजन की जो है, नाइट्रोजन में हमारे वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग फसलों के आधार पर बताते हैं। धान में कुछ जगह पर बुआई के समय भी नाइट्रोजन काम में ली जाती है, कुछ जगह बुआई के समय न लेके 50% नाइट्रोजन
25 से 30 दिन पे बुरकाव करते हैं और बची हुई मात्रा उसके 20 दिन बाद करते हैं। तो नाइट्रोजन को हम खड़ी फसल में दे सकते हैं। उसके पीछे भी शुक्ला जी एक कारण है, हमारे जो तत्व है फास्फोरस और पोटाश, ये जमीन के अंदर चलायमान नहीं है। इनको हम जहाँ डाल देते हैं ये वहीं रहते हैं, पौधे की जड़ इनके पास पहुँचती है तब वो ले पाती है। नाइट्रोजन जब हम जमीन में यूँ फेंक देते हैं कहीं भी, वो भूजल में मिलकर वो चलायमान होता है, वो फसल तक पहुँच जाता है। तो ये इन तीनों तत्वों का मुख्य हमारे किसान भाई ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे जिंक देना है तो जिंक सल्फेट आप बुआई के समय दे सकते हैं। कैल्शियम जो नाइट्रेट है वो बुआई के समय भी दे सकते हैं। जल घुलनशील होता है तो खड़ी फसल में भी दे सकते हैं। ये अलग अलग तत्वों का सबका अलग अलग सिस्टम होता है। मान जी, आपने समय बताया कि कौन सा समय सही रहेगा किस फसल के लिए, लेकिन मात्रा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है हमारे जो किसान एवं बागवान है, जो वर्षों से पूर्वजों के समय से खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। कितनी मात्रा नाइट्रोजन की, कितनी मात्रा फास्फोरस की, कितनी मात्रा पोटाश की, मात्रा कैसे सुनिश्चित हमारे किसान बागवान करें? मैंने जैसे बताया, पहली चीज़ सही मात्रा एग्जैक्ट मिट्टी परीक्षण से आएगी। दूसरी चीज़ वैज्ञानिकों ने फसलवार सिफारिश की हुई है। जैसे हम अभी धान का सीजन आएगा तो धान के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए 1 हेक्टेयर में 90 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश, इसकी सिफारिश है। और मक्का में 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो आपका फास्फोरस और 40 किलो पोटाश, इसकी सिफारिश है। हम अब सेव की बात करें, सेव का बागान, तो वहाँ प्रति पौधा सिफारिश रहती है। वहाँ पर 700 ग्राम नाइट्रोजन प्रति पौधा, 350 ग्राम फास्फोरस प्रति पौधा और 700 ग्राम ही पोटाश प्रति पौधा। लेकिन इसमें भी बात वही आती है कि जो छोटा पौधा है उसकी नॉर्मल खुराक कम रहती है, बड़ा है फसल ज़्यादा दे रहा है उसकी खुराक ज़्यादा रहती है। तो ये हमारे किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो लगातार बागवानी विशेषज्ञ जो उनके क्षेत्र हैं उनके संपर्क में रहें। और जितनी भी सब्जी वाली फसलें होती हैं इनकी खुराक थोड़ी ज़्यादा रहती है, और सब्जी और फल वाली दोनों में। और इसमें हमारे किसान भाई आवश्यक रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ साथ बाकी जितने भी तत्व हैं मैंने बोले हैं उनको भी समय समय पे देते रहे, तब जाके उनको अच्छी उपज प्राप्त होगी और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सुधीर जी, आपने मात्रा का, आपने समय का बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बागवान एवं किसान साथियों को बताया। लेकिन कई बार हमारा जो किसान है वो लालच में आ जाता है। वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यदि मैं खाद अपने खेत में ज़्यादा डालूंगा तो उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, गुणवत्ता अधिक हो जाएगी, मुझे पैसा अधिक मिलेगा, मुनाफा मेरा अधिक रहेगा। लेकिन वो जो खाद का, रसायनों का अधिक प्रयोग है वो मिट्टी को कितना प्रभावित करता है और उससे भी बढ़कर मनुष्य के स्वास्थ्य को कितना प्रभावित कर रहा है? बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा है। देखो किसान भाइयों, ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे मैंने कहा ये पोषक तत्व बहुत आवश्यक हैं। इनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से नहीं चला सकता। लेकिन इसके विपरीत ये बात भी सत्य है कि जमीन में आप कितना भी देंगे, पौधे की एक सीमा होती है, उस सीमा तक वो उसको ग्रहण करेगा। ज़्यादा ग्रहण कर लेगा तो फसल, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन की हम बात करें, यदि नाइट्रोजन आवश्यकता से ज़्यादा पौधे को दे दी तो पौधे में सरसता बढ़ जाती है और पौधे की ऊंचाई बढ़ जाती है। दोनों वजहों से क्या होता है, सरसता बढ़ने पर यह कीड़े बीमारियों को ज़्यादा आकर्षित करता है। जितना सरस पौधा होगा उतना कीड़ा ज़्यादा लगेगा, उसको बहुत आराम से रस मिलेगा चूसने को। और यदि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो वो थोड़ी सी हवा चलने पर ही वो उसका तना कमज़ोर होता है तो वो गिर जाता है। और तीसरा, नाइट्रोजन को ज़्यादा देने का भारी नुकसान ये है कि आपकी फसल, आप नाइट्रोजन दिए रखो, फसल पकेगी नहीं, फसल का पकाव डिले होता जाएगा। तो ये एक मैंने नाइट्रोजन का उदाहरण दिया। इसके अलावा जो आप कोई भी फसल काम में ले रहे हैं, यदि वो पौधे के काम में नहीं आ रही है तो आप तो बहुत कीमती पैसा उसमें लगा रहे हैं। मैं किसान भाइयों को, अब मैं टाइम मेरे को लगता आ ही गया, मैं जानकारी देना भी चाह रहा था। ये देखो, ये नैनो, मैंने अपने बात कर रहे थे, ये नैनो यूरिया, इसकी भी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे किसान भाइयों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि यूरिया का एक कट्टा जो उनको 266 रुपये कुछ पैसे का है, 270 तक में जो उनको मिलता है, उसकी वास्तविक लागत 1,500 रुपये कट्टा तक होती है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के हिसाब से 4,000 रुपये का एक कट्टा मिल रहा है। किसान को तो 266-67 में मिल रहा है। और ये बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि उस यूरिया में 100 किलो यूरिया में से मात्र 30 किलो हमारे किसान के फसलों के काम आ रही है, बाकी पूरा का पूरा वेस्टेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी यूरिया की यूज एफिशिएंसी 30% ही है। बहुत अच्छी तरह से काम मिलेंगे तो 35
और हल्के तरीके से काम में लेंगे तो 25। अब आप अंदाजा लगाएं, इतना महंगा किसान भाई यूरिया काम में ले रहे हैं, भारत सरकार पे इतना सब्सिडी का बोझ है, वो भी किसी न किसी रूप में हम लोगों से ही जाता है। तो ऐसी आज आवश्यकता होगी कि किसान भाई सोच समझकर उपयोग करें। अब जैसे ये यूरिया की, नैनो यूरिया की मैंने बात की, ये इसीलिए बनाई गई है कि इसकी यूज एफिशिएंसी 90% है, और वो जो मैं 4,000 रुपये कट्टे की बात कर रहा हूँ, इसकी लागत केवल 240 रुपये कट्टा है, और ये एक कट्टे यूरिया को एक बोतल रिप्लेस करने की क्षमता रखती है। तो ये आज समय आ गया कि किसान भाई, जब हम उन्नत खेती की बात कर रहे हैं तो पोषक तत्व तो वही है, लेकिन उन पोषक तत्वों के उन्नत खादों को भी काम मिले। ये एक बोतल आधा लीटर की एक कट्टा यूरिया के बराबर ताकत रखती है, और मात्र 240 रुपए की है। तो आप अंदाजा लगाएं देश को कितने हजार करोड़ रुपए सब्सिडी के बचेंगे। दूसरी चीज, वही चीज, हम जब ज्यादा चीज देते हैं, रासायनिक उर्वरक या कोई भी तत्व, तो हमारी जमीन खराब होती है। अभी आपको मैं जानकर दूं, 70% हमारा नाइट्रोजन या यूरिया जो गया वो कहाँ गया? थोड़ी सी नाइट्रोजन यदि हमने सूखे में डाल दिया तो नाइट्रोजन उड़ेगी, वातावरण में मिल जाएगी, यानी वायु प्रदूषण। यदि ज्यादा पानी बरस गया या ज्यादा पानी किसान ने दे दिया तो वो जड़ क्षेत्र से भी नीचे चला जाएगा। जड़ क्षेत्र से नीचे जाने के बाद हमारी फसल उसको नहीं ले सकती, यानी जमीन खराब। और ज्यादा पानी बह के निकल गया तो वो हमारे जल स्रोत जो है, नदी वगैरह, उनको खराब करेगा, यानी जल प्रदूषण। तो 3 तरह से प्रदूषण, ज्यादा पैसा लग रहा है और हमारे को उसका लाभ भी नहीं हो रहा। तो अधिक खाद देने से हमारे किसान भाइयों को ये सभी नुकसान है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अब आगे समय ऐसा ही आ रहा है कि हमारे किसान भाइयों को उन्नत खादें भी काम में लेनी है। जैसे मैंने नैनो आपको यूरिया दिखाया, इसको आप किसान को एक वो आदत छोड़नी पड़ेगी कि यूरिया लिया और वो फेंकना शुरू कर दिया। उस फेंकने की वजह से ही हमारी कम काम आता है, वो उसकी यूज एफिशिएंसी कम है। ये जैसे है, इसको आपको छिड़काव करना है, छिड़काव पत्तियों पे करना है। अब जब इसमें जो नाइट्रोजन है उसका डीनाइट्रिफिकेशन यानी पौधे को मिलने वो तभी लगेगा जब पत्ते के अंदर चला जाएगा, तो लॉस नहीं होगा। नॉर्मल यूरिया में वो जमीन में डालते ही शुरू हो जाता है, तो वो लॉस शुरू हो जाता है नाइट्रोजन का। तो ये चीजें आगे किसान भाई को लेना ही है। अभी नैनो यूरिया के साथ साथ नैनो डीएपी के ऊपर भी यूनिवर्सिटी में ट्रायल चल रहे हैं, तो हो सकता है भविष्य में किसान भाइयों को नैनो डीएपी भी काम में लेना पड़े। तो ये मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाई उन्नत सोच रखें, पोषक तत्व देने ही है लेकिन उन्नत खादों से दें, उनको ज़्यादा लाभ होगा। और जो सिफारिश की गई मात्रा है उससे ज़्यादा ना दें, आपका आर्थिक नुकसान, पोल्यूशन, ज़मीन खराब, और जितना ज़्यादा जैसे यूरिया में मैंने बोला सरसता बढ़ जाती है, कीड़े बीमारी बढ़ेंगे, तो आप कीड़े बीमारी में दवाई छिड़कोगे, फिर आप उसमें ऐड कर रहे हो, खर्चा बढ़ रहा है और वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और वो जहर जा रहा है। तो एक बहुत सारे नुकसान है। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, संतुलित उर्वरक काम में लें। किसान एवं बागवान भाई बहनों, आप डीडी शिमला से इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन का लाइव फोन इन। उन्नत खेती में पोषक तत्वों का महत्व क्या है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्री सुधीर मान जी, इफ्को हिमाचल प्रदेश के राज्य विपणन प्रबंधक हमारे बीच है। मान जी, आपने जानकारी दी किस समय किस वक्त हमें चयन करना है उर्वरक का और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी आपने समझाया। लेकिन यदि हमारे किसान की फसलों में पोषक तत्वों का अभाव है, उसने समय पर हाइड्रोजन, पोटाश, कैल्शियम अपने पौधों को नहीं दी, ठीक है, तो भविष्य में उसके क्या प्रभाव फसल पर पड़ते हैं? क्या बीमारियां अधिक लगती है या उत्पादन में कमी रहती है? सबसे ज्यादा तो यही होता है कि उत्पादन में कमी रहती है, लेकिन साथ ही साथ एक पोषक तत्व दूसरे को सब्स्टिट्यूट भी करता है। आपने नाइट्रोजन ज्यादा दी तो मैंने बताया कि उसकी पकाव देर से होगा और सरसता बढ़ जाएगी, तना कमजोर होगा। लेकिन यदि आपने फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त दी हुई है तो वो अधिक नाइट्रोजन देने का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उसको कम कर देगा, तने को मजबूत बनाएगा। तो आप सारे तत्व काम में लें, बैलेंस काम में लें। यदि ज्यादा काम में लेते हैं वो भी खराब है, कम काम में लेंगे तो नेचुरल है कि जो जमीन की और उस पर्टिकुलर फसल की, उस किस्म की जो अधिक उत्पादन देने की क्षमता है, आप उसका पूरा दोहन नहीं करेंगे। तो पूरा दोहन नहीं करेंगे तो जहां आपको बीघा की 10 क्विंटल उपज मिल सकती है, वहां आपको 5 क्विंटल ही मिलेगी, 6 क्विंटल ही मिलेगी। जबकि आप खर्चा लगभग, देखो खाद अकेले को आप कम डालोगे, बीज पूरा डल रहा है, लेबर पूरी हो रही है, पानी का पूरा खर्चा हो रहा है और सारे खर्चे आपकी मजदूरी सब काम हो रहा है। खाद में आप 10% 20% पैसा बचा के यदि आप नुकसान अपना 50% नुकसान कर लोगे, और बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो दाने को फुलाकर उसमें चमक लाने का काम करते हैं।
मंडी में जब हमारे किसान भाई बेचने जाता है तो दाने की चमक, दाने का साइज और सरसों में तो तेल की मात्रा, इन सब पे उसके भाव निर्भर करते हैं। अब तेल मात्रा के लिए सल्फर जो है वो बहुत आवश्यक होता है, तो यदि सरसों की फसल में किसान भाई ने सल्फर का काम में नहीं लिया, दाना छोटा बनेगा, पोटाश कम काम में लिया, चमक नहीं होगी, तेल नहीं होगा, तेल कम होगा, तो उसको नॉर्मल मंडी में यदि उसको 6000 भाव होगा तो हो सकता है उसको 4000 ही मिले, तो ये भी नुकसान होता है। सुधीर जी, आजकल प्राकृतिक खेती का प्रचलन बढ़ रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो भी अन्न ग्रहण करे, जो भी फसलें वो अपने इस्तेमाल में लाए, वो बीमारी मुक्त हो। बिल्कुल। आज हम ये भी समझ चुके हैं कि खादों के प्रयोग से कहीं ना कहीं हमने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो अधिक प्रयोग से है। ठीक है। अब ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में कैसे तालमेल हमारे किसान एवं बागवान साथी? बिल्कुल, ये आज का ज्वलंत विषय है, और सभी नहीं, भले ही मैं इफ्को में हूँ तो भी मेरी भी इच्छा यही होगी कि मैं स्वस्थ और अच्छा खाऊं, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। देखिए होता क्या, मैंने आपको जानकारी दे दी सभी किसान भाइयों को कि हमारे को 16 तत्व चाहिए फसल को। मैंने आपसे ये कतई नहीं कहा कि आपको 16 तत्व जो हैं जरूरी रूप से रासायनिक खादों से ही देने हैं। हमारा किसान भाई स्वतंत्र है, वो उन 16 तत्वों को किसी भी स्रोत से दे सकता है। वो चाहे तो अपना गोबर की खाद, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर FYM बोलते हैं, वो चाहे तो कंपोस्ट, केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, वो चाहे तो और जो प्राकृतिक खेती में बताया जाते हैं अपने स्तर पर तैयार करने का, किसी भी साधन से उसको काम में ले। शर्त एक ही है, अब आप और हम खाना खाते हैं, कई बार हम हो सकता है चावल खा रहे हैं, कई बार चावल नहीं मिला रोटी खा रहे हैं, कई बार तीसरी चीज खा रहे हैं। भोजन करना है मतलब पेट तो भरना है ना। तो मेरा भी यही कहना है कि जो भी साथी इसको काम में इस तरह इन चीज़ों को काम में लें, वो ये ध्यान रखें कि हमारी उस फसल की खुराक पूरी मिल जाए। वो सोर्स कोई भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक सोर्स लें, रासायनिक लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो क्या होता है कि मैं हमारे किसान भाइयों को जानकारी दूं, जो गोबर की खाद होती है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, उसमें 0.45 से 0.5% नाइट्रोजन होती है, और यूरिया में होती है 46%। 2 कट्टे यूरिया से जितना नाइट्रोजन हमारे किसान को मिलता है, फसल को मिलता है, उसके लिए हम गोबर की खाद से यदि देना चाहेंगे तो आप मात्रा जोड़ लें, 9 से 10 हजार किलो गोबर की खाद चाहिए। अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इनके कुछ फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनमें वो सारे के सारे तत्व मौजूद होते हैं जो मैंने आपको नाम बताए। यूरिया में तो आपको मजबूरी है एक ही तत्व मिलेगा नाइट्रोजन, DAP में 2, NPK में 3, उसमें सारे तत्व मिलते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इतनी मात्रा कहाँ से आएगी। इसलिए हम कभी भी किसान सभा वगैरह करते हैं, किसान गोष्ठी वगैरह, उसमें हमेशा किसानों को ये राय देते हैं, सलाह देते हैं कि कहीं से भी करके 3 साल में एक बार अपने खेत में गोबर की खाद डाल लें। उसके और दूसरे फायदे भी हैं। गोबर की खाद से हमारी मिट्टी की संरचना सुधरती है, उर्वरता बढ़ती है, और फसल को सारे तत्व मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये अच्छा तरीका यही है कि आप रासायनिक और जो जैविक खाद हैं उनका सही तालमेल कर बिठाएं। दूसरा, जैसे हम इफ्को है, तो इफ्को भी आजकल बहुत सारे ऐसे उत्पाद किसानों को उपलब्ध करवा रही है जो जैविक हैं। जैसे एक हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है सागरिका के नाम से जी, उसमें कोई केमिकल नहीं है। सुधीर मान जी, आज आपने कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, आपने हमारे किसान एवं बागवानों का मार्गदर्शन किया, कितना प्रयोग पोषक तत्वों का करना चाहिए, कैसे फसल वो उन्नत ले सकते हैं, गुणवत्ता युक्त फसल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमारे किसान एवं बागवानों को दी। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में सुधीर मान जी से हमने जाना उन्नत खेती में पोषक तत्वों का महत्व क्या है, कैसे हमको इन पोषक तत्वों का चयन करना है और कैसे उन्नत फसल हमको ग्रहण करनी है। दूरदर्शन शिमला से, DD हिमाचल से आप ऐसे ही जुड़े रहें। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार।